भारतीय वायुसेना के पास मिराज 2000 फाइटर्स की एक छोटी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण फ्लीट है, जिसमें सिर्फ 45 विमान हैं, जो 1980 के दशक में खरीदे गए थे। ये फोर्थ जनरेशन के लड़ाकू विमान आज भी भारत की वायु शक्ति का एक अहम हिस्सा हैं। 2015 में हुए मिड लाइफ अपग्रेड के बाद इनका ऑपरेशनल टाइम 2040 तक बढ़ा दिया गया है, यानी अगले 15 साल, और ये भारतीय आसमान की रक्षा करते रहेंगे। लेकिन एक बड़ी समस्या इनकी बियॉन्ड विजुअल रेंज क्षमता को लेकर है। इन विमानों में फिलहाल एमबीडीए का माइका मिसाइल इस्तेमाल हो रहा है, जो अब अपने समय से पीछे होता जा रहा है। माइका एक बेहतरीन मिसाइल थी जब इसे 1990 के दशक में बनाया गया था। इंफ्रारेड और रडार गाइडेड दो वेरिएंट्स में आने वाली इस मिसाइल की रेंज लगभग 60 से 80 किलोमीटर है और स्पीड मैक 4 तक जाती है, लेकिन आज के मुकाबले में ये काफी पीछे रह गई है। चीन की PL-15 मिसाइल, जो J-20 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में लगाई गई है, उसकी रेंज 200 से 250 किलोमीटर तक है और उसमें AESA रडार और ड्यूल पल्स मोटर जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं। पाकिस्तान भी अपने F-16 पर AIM-120 जैसी मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी रेंज 100 से 120 किलोमीटर है। ऐसे में मिराज 2000 के पास इस समय जो BBR मिसाइल है, वो अब अपने मुकाबले की फायर पावर से बहुत पीछे है। वायुसेना को अगले कुछ सालों तक मिराज 2000 को फ्रंटलाइन पर बनाए रखना है, खासकर तब तक जब तक तेजस MK2 और AMCA जैसे नए फाइटर प्रोग्राम्स पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं हो जाते, जो कि 2032 से 35 तक आने की उम्मीद है। इस बीच मिराज 2000 की रिलेवेंस बनाए रखने के लिए सबसे क्रिटिकल है इसका मिसाइल सिस्टम अपग्रेड करना। इस स्थिति में अस्त्र MK1 एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आता है। यह भारत द्वारा विकसित पहला इंडिजिनियस BVR एयर टू एयर मिसाइल है, जो Su-30 MKI और तेजस MK1 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पहले से ही इंटीग्रेटेड है और इसे 50 से ज्यादा बार टेस्ट किया जा चुका है। इसकी रेंज 90 से 110 किलोमीटर तक है और स्पीड मैक 4.5 तक जाती है। अस्त्र MK1 में एक्टिव रडार सीकर और मिड कोर्स डेटा लिंक गाइडेंस जैसी मॉडर्न कैपेबिलिटीज हैं, जिससे ये एजाइल और हाई स्पीड टारगेट्स को भी एक्यूरेटली इंगेज कर सकता है। एक बड़ी बात यह भी है कि मिराज 2000 का जो अपग्रेडेड रडार है, उसकी डिटेक्शन रेंज 130 से 150 किलोमीटर तक जाती है और ये अस्त्र MK1 के साथ कंपेटिबल भी है। बस सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और फायर कंट्रोल सिस्टम में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। अस्त्र MK1 की कॉस्ट भी एक और स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। जहां माइका मिसाइल की कीमत 6 से 800 करोड़ रुपए तक है और उसका नया वर्जन माइका NG 10 से 12 करोड़ में आएगा, वहीं अस्त्र MK1 सिर्फ 2 से 3 करोड़ में मिलती है। इससे पूरी मिराज 2000 फ्लीट को अपग्रेड करना न सिर्फ ज्यादा इकोनॉमिकल होगा, बल्कि लॉजिस्टिक्स और ट्रेनिंग में भी यूनिफॉर्मिटी लाएगा। पर डसॉल्ट एविएशन, जो मिराज 2000 का मूल निर्माता है, वह अस्त्र MK1 को इंटीग्रेट करने में सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो माइका NG को बेचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमें हर बार फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की कमर्शियल पॉलिसीज के हिसाब से चलना चाहिए, खासकर जब हमारे पास खुद की डेवलपर्ड, कॉम्बैट प्रूवन और चीपर ऑप्शन मौजूद है। अस्त्र MK1 न सिर्फ ऑपरेशनल है, बल्कि इसका MK2 वर्जन भी पाइपलाइन में है, जिसकी रेंज 160 से 190 किलोमीटर तक होगी और जो 2026 से 2028 तक आने की उम्मीद है। ऐसे में अस्त्र MK1 का मिराज 2000 पर इंटीग्रेशन न केवल प्रैक्टिकल है, बल्कि स्ट्रेटेजिक भी। 2020 के गलवान क्राइसिस और बालाकोट स्ट्राइक्स जैसे रियल वर्ल्ड स्केनरियोज में मिराज 2000 की जो वैल्यू सामने आई थी, वो आज भी बनी हुई है। लेकिन अगर इसकी मिसाइल कैपेबिलिटी फ्यूचर थ्रेट्स के सामने कमजोर पड़ती है, तो ये एयरक्राफ्ट भी बैटलफील्ड में पीछे रह जाएगा। भारत को आज 2 मोर्चों पर प्रिपेयर्ड रहना है और ऐसे में हर अवेलेबल एसेट को मैक्सिमम कैपेबिलिटी तक ले जाना जरूरी है। अस्त्र MK1 का इंटीग्रेशन मिराज 2000 के लिए एक टैक्टिकल नेसेसिटी बन चुका है और इसके बिना इस एयरक्राफ्ट को 2040 तक चलाना कॉम्बैट पर्सपेक्टिव से रिस्की हो सकता है। समय रहते फैसला लेना और इंडिजीनियस विकल्प को चुनना ही सबसे समझदारी होगी।